गुड मॉर्निंग। बोलो भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग ग्रामर की क्लास में डिस्कशन कर रहे थे और ग्रामर में पिछले कुछ दिनों से हमने बेसिक इंग्लिश को शुरू किया था। बेसिक इंग्लिश में मैंने आपको अलग अलग कई प्रकार की चीज़ें बताई। उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्ब को शुरू किया और वर्ब में हमने एक्सिलरी वर्ब को शुरू किया था, याद है ना? एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी? 24 होती है। और फिर उसको हमने पढ़ना शुरू किया। एक्सिलरी वर्ब को हमने बांटा था डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डू वर्ब और बी वर्ब पे चर्चा कर लिया था। हम लोगों को आज किस बात पे बात करनी है? हैव वर्ब पे बात करना है कि हैव वर्ब क्या होता है। उस चीज़ पे हम लोग चलिए आज डिस्कशन करेंगे और हैव वर्ब को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग अपना बन जाएगा हैव वर्ब, है ना? हैव वर्ब आपका हेडिंग बन जाएगा। अब मैंने बेटा आपको क्या समझाया है कि किसी भी वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले उस वर्ब के किस चीज़ को समझना है? वर्ब फॉर्म को समझना है। तो हम लोग लिख लेंगे, है ना, वर्ब फॉर्म ऑफ हैव, वर्ब फॉर्म ऑफ हैव। अब हैव का वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो V1 पे बेटा क्या होगा बोलो? सर V1 पे तो हैव होने वाला है। चलो V2 पे क्या होने वाला है? सर V2 पे तो हैज होने वाला है। और बता, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। V2 पे तो अपना हैड होगा, है ना? और बाकी जो अपना V3 है बेटा उस पे बोलो V3 भी हैड होता है ना। फॉर्मूला मैंने बताया, याद है कि यदि कोई भी V2 की क्रिया है, वर्ब 2 पे क्रिया है, वो D या ED से अंत होगी तो उसका V3 भी क्या होगा? वही होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है? यदि V2 D या ED से अंत हो रहा है तो V3 भी समान होगा, तो इसका V3 हो गया। बाकी V4 तो समझाया ही है आप लोगों को, है ना, कि किसी भी वर्ब 1 में ING जोड़ दीजिए V4 बन जाएगा। तो V4 इसका क्या हो गया? हैविंग हो गया। और V5 इसका क्या हो गया? हैज हो गया। बात समझ में आया है? अब एक बात और समझो कि मैंने आपको अलग अलग कई बातें बताई वर्ब फॉर्म के बारे में। जैसे वर्ब 1 या वर्ब 5, ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे वर्ब फॉर्म हैं जो बेटा किस टाइम को बताते हैं? सर ये वाले तो अपने प्रेजेंट टाइम को बताते हैं। क्लियर हो गया ना? बाकी जो V2 पे आने वाली क्रियाएं हैं वो किस टाइम को बताती है? पास्ट टाइम को बताती है। इसके अलावा फिर मैंने एक और बात बताई थी, याद है कि सर जो V1 पे क्रियाएं आती हैं ये क्रियाएं प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। और जो V5 पे बेटा क्रियाएं आती है ये क्या होती है? बेटा ये वाली तो सिंगुलर होती है। बोलो क्लियर हो रहा है? तो अब देखो यहाँ से हमें कितना जानकारी मिल गया। क्या मिल गया सर? कि जो V1 पे हैव है इसका किस समय पे यूज होगा? प्रेजेंट टाइम में। और V1 पे जो हैव है वो कैसी क्रिया है? तो क्रिया यदि प्लूरल है तो इसके लिए सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो वी यू दे के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। उसके बाद यदि सिंगुलर क्रिया की बात करें तो सिंगुलर क्रिया ही सी इट हो जाएगा। ही सी इट पे क्या यूज होगा? हैज। और हैव हैज दोनों का यूज किस टाइम में होगा? प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद यदि बेटा हैड की बात करें तो हैड का यूज किस में होगा? और पास्ट टाइम में चूंकि एक ही क्रिया है हैड, तो इसीलिए इस हैड को ही हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल करेंगे। बोलो इतना बात समझ में आया है? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम लोग बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, इसके लिए नोट्स लिख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ना यार, छोटा भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो यहाँ से अब हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है ना। अब वो बेसिक जो देखो आप 7वीं 8वीं में पढ़ते हो, क्लियर होनी चाहिए कि सर किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, हैड कब लगेगा, ये सारे सब बेटा को क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे। अब हम देखेंगे यूज ऑफ हैव वर्ब, है ना। सर यूज ऑफ हैव वर्ब में क्या देखेंगे? तो बेटा अभी मैंने आपको पढ़ाया कि देखो बेटा आई के साथ प्रेजेंट टाइम में हैव आएगा, ही सी इट के साथ प्रेजेंट टाइम में हैज आएगा, है ना। वी यू दे के साथ प्रेजेंट टाइम में हैव आएगा।
बाकी पास्ट टाइम में हर प्रकार का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ हैड आएगा। तो प्रश्न तो बनता है ना बउआ कि सर आखिर मान लीजिए कि ये सारे जो क्रियाएं हैं इन सब्जेक्ट के साथ आकर किस चीज़ को दर्शाती है। बात समझ में आ रहा है ना? अब बड़ा ध्यान से देखना है। तो हैव जो है ये जब एक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है, सहायक क्रिया के रूप में आता है, तो इसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, उसके लिए पहले छोटे छोटे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बेटा छोटा सा सेंटेंस लिखा कि मेरे पास एक कलम है। अब बचपन में इस सेंटेंस को न जाने कितनी बार आपने बनाया होगा और आज भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इसी सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मुझको एक कलम है, मुझको एक कलम है, ये भी सर लिखा जा सकता है, बोलो भाई। और इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ। अच्छा, तीनों सेंटेंस में तुमको कोई अंतर दिख रहा है क्या? नहीं, तीनों सेंटेंस को बस अलग अलग तरीका से क्या किया गया है, लिखा गया है, लेकिन तीनों सेंटेंस का अर्थ जो है वो एक ही है। तो सर इसकी अंग्रेजी तो आप सारे लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा आई हैव अ पेन। इसकी अंग्रेजी हो गई सर आई हैव अ पेन। बोलो भाई, क्लियर हो गया सर? आई हैव अ पेन इसकी अंग्रेजी हो गई। अब तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है? मतलब इस वाक्य में किस चीज का प्रयोग किया गया है? हैव का प्रयोग किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है। आ रहा समझ में? और यहाँ पर अब ये समझना है कि सर हैव का प्रयोग किस लिए हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आई के साथ हैव आया है ना जी, तो मतलब प्रेजेंट टाइम का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम आई के साथ हैव लगा था, बताया अभी, ठीक है ना? तो अब देखो आई के साथ हैव आकर इस पेन पर आई का क्या दर्शाया जा रहा है? बोलिए जरा सर, अधिकार दर्शाया जा रहा है। मतलब हैव किसी वाक्य में आकर क्या दर्शा सकता है? अधिकार। अच्छा, एक और बात समझ लो, जब मैं हैव कह रहा हूं तो तुम हैव फैमिली समझो, और हैव फैमिली में तुमको पता है ना कौन कौन सा सदस्य है? हैव है, हैड है, और कौन है? हैज है। आ रहा समझ में ना? तो तुम समझ लो कि हैव फैमिली जो है वो क्या दर्शाने के लिए आता है? ऐसी स्थिति में बेटा ये जो है वो किस वर्ब का काम करता है? सर ये तो एक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन थोड़ा सा अब जरा अगले सेंटेंस को देखना, देख रहे हो ना बउआ? अगले सेंटेंस को बउआ थोड़ा सा देखो और उसको समझो। एक और एग्जाम्पल लो, मान लो कि एक और मैंने लिखा छोटा सा सेंटेंस कि आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू नाउन। मान लो कि मैंने तुमको एक सेंटेंस लिख दिया कि आई हैव टॉट यू नाउन, मैंने तुमको नाउन पढ़ा दिया है। अब देखो तुमको यहाँ पर भी तुमको क्या दिख रहा है? हैव। और ये पीछे वाला सेंटेंस देखो और यहाँ पर भी तुम्हें क्या दिखा? अब बताओ ये वाला हैव क्या दर्शा रहा है? लेकिन जरा इस हैव के बारे में सोचो, क्या ये भी हैव अधिकार दर्शा रहा है? बोले नहीं सर। क्यों? पहले समझो सर। इस वाले सब्जेक्ट को देखिए तो यहाँ पर भी आई जो है वो अपना क्या है? हैव जो है वो क्या है? लेकिन पेन जो है ना, पेन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब इस वाले सेंटेंस को देखो, यहाँ पर तुम्हारा आई क्या है और हैव यहाँ पर भी क्या है, और लेकिन टॉट जो है ना वो कौन सा वर्ब है, और यू जो है ना वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब दोनों वाक्य में अंतर करो। वहाँ पर हैव के तुरंत बाद आ गया है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैव के तुरंत बाद क्या आया है? प्रिंसिपल वर्ब। आ रहा है समझ में? अब देखो कि जब कभी हैव हैज हैड के तुरंत बाद क्या आ जाए? प्रिंसिपल वर्ब। वैसी स्थिति में हैव हैज हैड तो किस क्रिया का काम करता है? लेकिन यह एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है किस चीज का? और यह किसका सहायक बनता है? प्रिंसिपल वर्ब का। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो देखो कि जब सर हैव और हैज और हैड, ध्यान से सुनना, जब बेटा हैव हैज और हैड ये तीनों जो है यह एक एक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है?
लेकिन जब ये एक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है तो यह दो प्रकार से कार्य करता है। सर क्या क्या काम करता है? तो सर पहला काम तो ये है कि यह सब्जेक्ट का क्या बतलाता है, बोलिए सर, यह सब्जेक्ट का क्या बतलाता है, बोलिए भाई, अधिकार। और दूसरा काम यह एक और करता है, बोले सर क्या? तो यह बन जाता है क्या? सहायक। और किसका सहायक बनता है? सर यह प्रिंसिपल वर्ब का सहायक बनता है। नहीं समझ में आ रहा है? तब बोलेंगे कि सर कैसे पता लगेगा कि हैव हैज हैड जो है ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा, तो कब सहायक बनेगा और कब अधिकार बताएगा? तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला दे रहे हैं बउआ, ध्यान से समझना कि जब कभी भी बेटा हैव, हैज और हैड के बाद, ध्यान से सुन लेना, हैव हैज हैड के बाद क्या आ जाए, बोलिए प्रिंसिपल वर्ब। ऐसी स्थिति में हैव हैज हैड काम किसका करता है? लेकिन वह क्या बन जाता है? सहायक बन जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा जब कभी भी हैव, हैज या हैड के तुरंत बाद, ध्यान से समझना, कोई वस्तु आ जाए, क्या आ जाए बेटा? वस्तु। तो वैसी स्थिति में यह हैव हैज हैड काम तो करता है किस चीज का? एक्सिलरी वर्ब का। लेकिन यह क्या बतलाता है बेटा? यह बतलाता है अधिकार। दोनों में अंतर हुआ है? क्लियर हो गया बात? चलिए नोट्स बनाया जाए। देखिए तो अभी हमने हैव हैज हैड के फंक्शन को देखा कि हैव हैज हैड जो है वो किसी सेंटेंस में दो तरह से काम करता है। या तो वो क्या करता है? सब्जेक्ट का अधिकार बतलाता है, नहीं तो प्रिंसिपल वर्ब का। अब मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल को देखकर आप बढ़िया से बताइए कि किस वाले सेंटेंस में हैव हैज हैड अधिकार बतला रहा है, कहाँ पे वो प्रिंसिपल वर्ब का सहायक बना है। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, राम हैड अ क्वीन, यहाँ पर हैड क्या कर रहा है? अच्छा एक बात समझो, मैंने थ्योरी क्या लिखवाया है, बड़े ध्यान से देखो कि हैव हैज हैड के बाद यदि वस्तु हो तो एक्सिलरी वर्ब क्या बताएगा? और तुम मुझे बताओ कि क्वीन जो है क्या वो एक वस्तु है? तब या तो फॉर्मूला मैंने गलत लिखवा दिया, नहीं तो तुम समझ रहे हो गलत। दोनों में से कोई एक बात समझना है। देखो ध्यान से समझने वाली बात यही है, बचपन में तुम एक बात पढ़े हो, समझ में आना, तुमको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है? लिविंग थिंग पढ़ाया गया है ना। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? सजीव वस्तु, नहीं होता है? और फिर एक को पढ़ाया गया क्या? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु। मतलब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों किस में शामिल है? वस्तु में ही शामिल है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है बात समझ में ना? हम लोग मान लेते हैं कि पंखा, घड़ी, मोबाइल, बेंच, कुर्ता, पैंट सिर्फ यही वस्तु है, लेकिन एक तरह से हम लोग भी क्या है? वस्तु ही है। अब आगे देखो, आई हैव टू सिस्टर, यहाँ पर हैव का फंक्शन क्या है, बोलिए सर? यहाँ पर भी हैव अधिकार बतला रहा है। यू हैव किल्ड टाइगर, यहाँ पर हैव क्या कर रहा है? सर यहाँ पर भी हैव सहायक बन रहा है। और ही हैज अ डॉग, ही हैज अ बैग, क्या होगा? ये हैज अधिकार बतला रहा है। आ रहा है समझ में ना? चलिए क्लियर हो गया। तो सर यही जो दो फंक्शन है वो अपने हैव का है, जो एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। आ रहा समझ में? उसके अलावे हैव जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी होता है। किस रूप में होता है? मेन वर्ब। तो देखो बेटा कि जब कभी हैव जो है ये मेन वर्ब के रूप में आता है तो वैसी स्थिति में इसका अर्थ हो जाता है क्या? ग्रहण करना। क्या अर्थ हो जाता है? ग्रहण करना। अब ग्रहण करने का मतलब क्या है समझिए। पहले इस वर्ड को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि तुम भोजन कर रहे हो तो तुमने कहा कि मैं खाना ग्रहण कर रहा हूँ, नहीं कह सकते हो। तुम बैठे हो तो मैं कह सकता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करो, हो सकता है ना जी। मान लो कि ग्रहण करना एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज हो सकता है। ज़्यादातर इस वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ईट के साथ, और ईट का मतलब क्या होता है? खाना। और उसके बाद एक और वर्ड है कौन? टेक। इसका मतलब प्रायः क्या होता है? लेना, है ना? देखो अब बात को समझना है। ईट मतलब खाना होता है, टेक मतलब लेना, हैव मतलब ग्रहण करना। जहाँ जहाँ तुम ईट और टेक लगाओगे ना, वहाँ वहाँ तुम क्या लगा सकते हो? हैव लगा सकते हो मेन वर्ब के रूप में।
कैसे लगाएंगे उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन यदि ईट, टेक और हैव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर वर्ड कौन है? हैव है। सर क्यों है, इस बात से समझिए। ईट जो है इसका मतलब सिर्फ खाने के लिए यूज होगा। टेक जो है वो खाने के लिए यूज हो सकता है, कुछ लेने के लिए भी यूज हो सकता है और कुछ पीने के लिए हो सकता है, लेकिन पीने में सिर्फ गर्म पदार्थ है ना। जैसे टेक टी होता है, ड्रिंक टी नहीं होता है, टेक मिल्क होता है। आ रहा समझ में ना। अब उसी तरह से लेकिन हैव जो है ना वो हर सेंस में यूज हो सकता है, खाने के रूप में, पहनने के रूप में, पीने के रूप में, ग्रहण करने के रूप में, हर जगह यूज हो सकता है। तो तुम इस तरह से दिखा सकते हो बेटा कि जो ईट है, ईट से भी बड़ा वर्ड कौन सा है बताइए? टेक। और टेक से भी बड़ा वर्ड कौन सा है? हैव। ये तो ग्रामर की दृष्टि से हो गया। आम बोलचाल की भाषा में भी देखें ना तो हैव जो है ना इस दोनों से सुपीरियर। बोले सर कैसे? तो देखिए ईट जो है, जिसका हिंदी आप लोग जानते हैं खाना, वास्तव में इसका मतलब खाना नहीं होता, इसका मतलब था भकोसना। नहीं समझ में आ रहा है? ईट वर्ड किसी के लिए भी हो जाता है, गाय भैंस कोई भी ईट करता है। नहीं समझ में आ रहा है? भकोसना है ना। और टेक मतलब तो लेना, और बाकी है मतलब ग्रहण करना। आप सोचो बाबूजी के यहाँ तुम थाली लेके जा रहे हो खाना का, तो क्या बोलोगे? बाबूजी खाना ले लीजिए, बाबूजी खाना ग्रहण कर लीजिए, कि बाबूजी खाना भकोस लीजिए? बोलिए क्या बोलिएगा? ग्रहण कीजिए नहीं बोलिएगा। तो ये वाला वर्ड ज़्यादा क्या है? बेहतर है ईट और टेक से। तो आज के बाद जहाँ जहाँ भी ईट और टेक यूज करेंगे उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं? हैव यूज कर सकते हैं। और जब हैव यूज करेंगे उस समय यह मेन वर्ब नहीं हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा? अब देखिए सर कैसे यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए इसके वर्ब फॉर्म को समझा जाए। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग हैव के वर्ब फॉर्म को समझते हैं और देखते हैं कि इसका यूज जो है वो कैसे ईट और टेक के स्थान पर होगा, तो मीनिंग कैसा आएगा और कैसा सेंटेंस बनेगा। जैसे देखो कि यदि हमने हैव वर्ब को देखा तो V1 हैव है, और क्या बेटा? V2 हैड है, V3 क्या है? हैड है, V4 क्या है? हैविंग है, और V5 क्या है? सर V5 तो हैज है। क्लियर हो गया सबका? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसी पे हम लोग ईट का कंपैरिजन करेंगे। तो ईट V1 है, होता है ना, 8 V2 है, ईटेन हो जाता है, और क्या होता है? सर ईटिंग भी हो जाता है, और क्या होता है? इट्स भी हो जाता है। उसी तरह से यदि हम लोग इसके जगह पे टेक को रख लेते हैं तो क्या बन जाएगा? टेक, फिर टूक हो जाता है, टेकन हो जाता है, टेकिंग हो जाता है, और क्या? टेक्स हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब जैसे देखो तुमने क्या लिखा कि सर आई ईट माई डिनर, लिखा हो ना जी? आई ईट माई डिनर। तो तुम चाहोगे तो इससे भी बढ़िया सेंटेंस लिख सकते हो और तुम क्या लिख दोगे? आई टेक माई डिनर। नहीं हो जाएगा? आई टेक माई डिनर, क्योंकि इस ईट की जगह पे क्या लगा दिए है? इट भी वर्ब है, टेक भी वर्ब है, लेकिन आप इसके जगह पे और क्या लगा सकते हैं? हैव। तो आप और क्या कहिएगा? बोलिए। आई हैव माई डिनर। आई हैव माई डिनर। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आई हैव माई डिनर। अब यहाँ पर ये जो हैव है ना, ये कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है? एक्सिलरी वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इस हैव का अर्थ हो रहा है ग्रहण करना। मैं अपना डिनर ग्रहण करता हूँ। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे तुमने कहा आई हैव ईटन माई डिनर, आई हैव ईटन माई डिनर। तब इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव ईटन का जगह टेकन लगा सकते हैं ना, तो आई हैव टेकन माई डिनर। नहीं हो जाएगा बेटा? टेकन, और टेकन को, टेकन बताओ तो कौन सा रूप है क्रिया का? तीसरा है ना। और टेकन के जगह पे यदि तीसरा रूप लगाओगे तो क्या होगा? तो बताओ तो इसी जो अभी हमने सेंटेंस पढ़ाया इसमें हैव यहाँ लिख दिया और यहाँ टेकन को रिप्लेस कर देंगे किससे? हैड से। तो क्या बन गया बताओ तो? आई हैव हैड माई डिनर। नहीं हो जाएगा जी? अब ये हैव जो है ना यहाँ पर क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और हैड जो है वो क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। नहीं आ रहा समझ में?
अच्छा, एक सेंटेंस और देख लो। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ही हैड eaten his lunch। he had eaten his lunch। अब तुम बताओ कि eaten को तुम किससे रिप्लेस करोगे? taken से हो जाएगा ना ये। he had taken his lunch। और उसी तरह से बेटा यदि तुम taken को रिप्लेस कर दोगे had से, क्योंकि had भी भीतरी होता है, तो अब देखो सेंटेंस तुम्हारा क्या बन गया, जल्दी पढ़ो तो जोर जोर से। He had his lunch। अब यहाँ पर ये had क्या है और ये had क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना, दोनों एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये प्रिंसिपल वर्ब है ना, और ये एक्सिलरी वर्ब है। तुमको तो हैड दिखता है एक्सिलरी वर्ब के रूप में, लेकिन हैड प्रिंसिपल वर्ब का भी काम कर सकता है। और जब हैड प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा, वैसी स्थिति में इस हैड का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए नोट्स कर लेते हैं। देखिए, तो हम लोग एक साथ हैव हैज हैड का कंप्लीट सारा यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसी में एक और आपको पॉइंट बच जाता है, जिस पॉइंट का नाम ये है हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग। इसका यूज कब किया जाता है समझिए। जब कोई भी व्यक्ति भाग्य अथवा समय के हाथों बाध्य होता है, तो वैसी स्थिति को दर्शाने के लिए हैव टू, हैज टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप नहीं कहते कि यार मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहते नहीं हो, पढ़ता है। हो सकता है कि समय के हाथों बाध्य होकर पढ़ रहे हो, बाबूजी डांटे इसलिए पढ़ रहे हो, टीचर डांटे इसलिए पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हैं, पता है क्या, आप कह सकते हैं कि सर आई हैव टू स्टडी। मतलब जब आप आई हैव टू स्टडी कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब मन से नहीं पढ़ रहे हो, मजबूर होकर पढ़ रहे हो। मान लो मैंने कहा आई हैव टीच यू, मुझे तुमको पढ़ाना पड़ता है, मतलब मन से नहीं पढ़ रहे, कैसे? मजबूर होकर पढ़ रहे हैं। तो जब कोई भाग्य अथवा समय के हाथों बाध्य होता है, तो उसे दर्शाने के लिए आवश्यकता अनुसार हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब हैव टू कब लगेगा? जहाँ पे हैव लगेगा वहाँ पे हैव टू लग जाएगा, और हैव कब लगेगा बता ही चुके हैं। जहाँ पे हैज लगेगा वहाँ हैज टू लगेगा, और जहाँ पे हैड लगेगा वहाँ क्या लग जाएगा? हैड टू लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो कि राम जो थे वो रावण को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन राम को मजबूरी में आकर रावण को मारना पड़ा, तो हम क्या कहेंगे कि राम हैड टू किल्ड, किल्ड नहीं होगा, किल हो जाएगा, राम हैड टू किल रावण। आ रहा है समझ में? राम को रावण को मारना पड़ा था मजबूरी में। आ रहा है समझ में? तो जब कोई भाग्य अथवा समय के हाथों बाध्य हो जाता है, तो उस बाध्यता को दर्शाने के लिए हम लोग आवश्यकता अनुसार किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हैव टू, हैज टू और हैड टू का। बोलिए किसी को दिक्कत है? पूरा हैव वर्ब समझ में आया है? और ये हैव वर्ब का कंप्लीट थ्योरी है, इससे ज़्यादा आपको हैव का यूज कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये भी मेरा प्रॉमिस है कि हैव का सारा यूज आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।